You know that from this series we are also giving you strategy on notes making particularly for every subject अभी से देना शुरू कर दिया हमने. तो वेलकम at whatever time you're watching. This is GS3 series of economy. ये लेक्चर नंबर 3 है एंड पार्ट 2 है ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. पार्ट 1 हमने कर लिया था. पार्ट 1 में हमने कहाँ तक किया था? पार्ट 1 में वी डिड टिल लिमिटेशन ऑफ और शॉर्टकमिंग्स ऑफ प्लानिंग. अप टू दिस पार्ट वी हैव डन टिल हियर. इकोनॉमिक प्लानिंग का डेफिनेशन कर लिया हमने, प्लानिंग ऑफ इन अर्ली इंडिया कर लिया, प्लानिंग टुडे नीड एंड उनके रोल्स, डिफरेंट रोल्स कर लिए, अचीवमेंट कर लिया हमने, शॉर्ट कमिंग एंड चैलेंजेस कर लिए. अब अभी तक जो रिफॉर्म हुए हैं सो फार उनको देखेंगे एंड उनकी वजह से कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे उनको भी देखेंगे. एंड एट टुवर्ड्स द एंड एक छोटा सा टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगा कि नीति आयोग का कंपैरिजन. तो नीति आयोग जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे प्लानिंग कमीशन वर्सेस नीति आयोग. नीति आयोग का स्पेशली कुछ इनिशिएटिव होगा क्योंकि इनको बनाया गया तो इसकी वजह से कुछ इनिशिएटिव इनके जरूर होंगे. इनके कुछ क्रिटिसिज्म भी होंगे ऑब्वियसली, कुछ सब कुछ पेंडोरा बॉक्स तो है नहीं है, कुछ ना कुछ तो क्रिटिसिज्म होगा ही. एंड कुछ वे फॉरवर्ड जो क्रिटिसिज्म निकलेगा उसके लिए कुछ सजेशंस करेंगे. तो अब लेट्स बिगिन कि एलपीजी रिफॉर्म. अब जो रिफॉर्म, किसी भी चीज़ की रिफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है तो रिफॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले ये समझो कि जब 1991 था तो दुनिया छोड़ो, भारत में क्या चल रहा था? भारत में एकदम हमारा क्योंकि हमने पूरा फोकस, रिमेंबर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, हमारा पूरा फोकस क्या था? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे. सब कुछ घर में ही बनाओ, बाहर से कुछ नहीं लाना है, चाहे वो कितना ही महंगा क्यों ना पड़ रहा हो. तो हम इसकी वजह से क्या कर रहे थे? हम टुवर्ड्स लॉस मेकिंग बन रहे थे. वी वर मेकिंग थिंग्स विच वी वर नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग. तब भी कोशिश कर रहे थे. सब कुछ पीएसयू को दे दिया था हमने. तो सब कुछ पीएसयू बना रही थी. पीएसयू का डिफेंस में डोमिनेशन उन्हीं का था, ऑयल में डोमिनेशन उन्हीं का था, ओएनजीसी भी उन्हीं के पास था, गेल भी उन्हीं के पास था, सेल भी उन्हीं के पास था. एंड सिंस इट्स अ पब्लिक सेक्टर इट्स हाईली ब्यूरोक्रेट लेडन. तो हाईली ब्यूरोक्रेसी में क्या हो रहा था? बाबूडम, रेड टेपिज्म, लाइसेंस राज, ये सब आ गया था. तो ये सब था. इन सब की वजह से क्या हो रहा था? इकोनॉमी अपने पोटेंशियल पे नहीं काम कर रही थी. राइट, पोटेंशियल पे काम नहीं कर रही थी तो ज़रूरत किसी, तो अल्टीमेटली हुआ क्या? बीओपी क्राइसिस हो गया. सिर्फ 6 दिन का हमारे पास फॉरेन रिजर्व रखा हुआ था. व्हाट इज बीओपी? बीओपी इज बैलेंस ऑफ पेमेंट. अब देखो बीओपी में ना एवरी विजिबल ट्रांजेक्शन, बोथ विजिबल एंड नॉन विजिबल ट्रांजेक्शन, मानो ये हमारा देश का बाउंड्री है. जस्ट अंडरस्टैंड. और इसके बाहर और इसके अंदर जितने भी, एक भी रुपए बाहर अंदर जा रहा है उसको नेट पॉजिटिव नेट नेगेटिव करोगे तो जो अल्टीमेटली निकल के, अगर नेट पॉजिटिव है तो हम लोग बीओपी हमारा पॉजिटिव में चल रहा है, और अगर नेगेटिव है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा नेगेटिव में चल रहा है. तो बीओपी इज एनी ट्रांजेक्शन विथ अ कंट्री टू द वर्ल्ड, चाहे वो रेमिटेंस हो चाहे कुछ हो. अब इसी में अलग अलग कैटेगरी होता है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट. ये अभी यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको प्री में पढ़ेंगे, पैनिक नहीं करना है. ठीक है, कहीं नहीं पूछेगा इसके बारे में यहाँ पे कि बीओपी को एक्सप्लेन करो यहाँ पे. ठीक है, बीओपी का अंडरस्टैंडिंग प्री के लिए चाहिए. 6 डेज का बच गया था. ऑल टाइम हाई फिजिकल डेफिसिट हो गया था. फिजिकल डेफिसिट क्या है? फिजिकल डेफिसिट इज डेफिसिट बिटवीन गवर्नमेंट का रेवेन्यू प्लस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर. तो गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड कर रही थी और गवर्नमेंट के इनकम कम थे. ठीक है, और वो डेफिसिट कितना हो गया था? 8.4% ऑफ जीडीपी हो गया था. आइडियली इट शुड स्टे अराउंड 4, या फिर मतलब अगर बहुत ही बढ़िया चल रहा था तो 0 होना चाहिए. मतलब इनफैक्ट होना चाहिए कि हमारा इनकम ज़्यादा हो रहा है, डेफिसिट होना ही नहीं चाहिए, डेफिसिट नील होना चाहिए. बट ऑलमोस्ट 8.4% ऑफ जीडीपी पे पहुंच गए थे हम लोग. ठीक है, एंड एक्सटर्नल डेट, बाहर से पैसा ला रहे थे. फेमा एक्ट था भी तब भी, फॉरेन एक्सचेंज फेमा, उसके ऊपर था फेरा. ठीक है, ये सब था. देन स्टिल हम डेट से भरे जा रहे थे. ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर भी था क्योंकि जितने भी हमारे एलाइज थे, जैसे सोवियत एलाइज था, सोवियत एलाई कोलैप्स कर रहा था. गल्फ में हमारे एलाइज थे तो गल्फ में वॉर चल रहा था. 1919 एंड 1991 का पूरा, 1990s एंड 1991 में पूरा एकदम वॉर चल रहा था. तो उसकी वजह से क्या हुआ? सप्लाई चेन डिसरप्शन. हमारे यहाँ जो चीज़ बेसिक नेसेसिटी के लिए चाहिए प्रोडक्शन के लिए वो नहीं हो पा रहा था. सो इन सब से क्या हो रहा था? एक क्राइसिस माउंट करते जा रहा था. फिर हम सारा पैसा लेने के लिए, मदद मांगने के लिए कहाँ गए? आईएमएफ के पास गए, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास. उन्होंने बोला देखो पैसा तो देंगे. एवरी टाइम व्हेन आईएमएफ गिव्स यू लोन टू एनी कंट्री इट पुट सर्टन कंडीशन इज दैट यू नीड टू इम्प्रूव योर इकोनॉमी, तभी तो देंगे, वरना फिर तुम लोगे और खर्चा करने के लिए. सी, टेकिंग डेट फॉर एक्सपेंडिचर इज नॉट राइट. और कैसा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अगर तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है, कैपेक्स के लिए है अगर वो, तो इट इज़ नाइस कि हम इसको जनरेट कर रहे हैं, इससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, डैम्स बनाएंगे, मतलब डैम्स बनाएंगे, इंडस्ट्रीज बनाएंगे. दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वो जनरेट करेगा रेवेन्यू. बट अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की आप लोन लेके सब्सिडी दे रहे हो, आप लोन लेके
गवर्नमेंट का खर्चा चला रहे हो, सैलरीज दे रहे हो, तो दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये पैसे वापस नहीं आएंगे। तो आईएमएफ ने कहा था कि आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना पड़ेगा आपके यहाँ। तो क्या हुआ, हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आया 1991 में, जिसमें कि हमने एलपीजी किया, और हमारे उस टाइम पे इनका कर्ता धर्ता थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ठीक है, अब आ जाओ कि ये तो नीड था, और फिर जब नीड था तो ये एक स्टेप में हुआ होगा, स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे हुआ होगा। तो सबसे पहले इसका स्टेप्स क्या थे, एक पैराडाइम शिफ्ट करना ज़रूरी था। पैराडाइम शिफ्ट का मतलब क्या होगी, एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल चेंज, समय का परिवर्तन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, समय काल चक्र का परिवर्तन। ठीक है, इसको पैराडाइम शिफ्ट। तो क्या हुआ, अब स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, जितना भी पीएसयू ये वो था, उसको हटाओ, स्टेट कंट्रोल हटाओ, और मार्केट ओरिएंटेड लाओ, कि वो डिमांड इज टू सप्लाई में मैंने मार्केट को चलने दो। एंड देन प्राइवेट पार्टिसिपेशन को लेके आओ, सब कुछ स्टेट को ही करने की ज़रूरत नहीं है। तभी देखोगे यहाँ के बैंक का प्राइवेटाइजेशन होना शुरू होगा, बैंक में प्राइवेट प्लेयर्स अलाउड होंगे, अलग अलग इंश्योरेंस में प्राइवेट प्लेयर्स अलाउड होंगे। सो इकोनॉमी विल बी ओपन टू प्राइवेट सेक्टर। देन लिबरलाइजेशन, मतलब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या, देन लिबरलाइजेशन नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वर द 3 पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन क्या था, रिड्यूसिंग अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल, लिबरलाइज करो, लिबरल वर्ड क्या था, लिबरल करो, गवर्नमेंट का कंट्रोल कम करो, ब्यूरोक्रेसी कम करो, बाबूडम कम करो, लाइसेंस राज कम करो, एंड अलाउ बिजनेस ऑपरेशन फ्रीडम। यानी कि ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम अलाउ कर रहे हैं, मतलब ईजी कर रहे हैं उसको। ठीक है, उसमें क्या हुआ, रिड्यूस अननेसेसरी परमिट, ज़बरदस्ती के जो लाइसेंस नहीं चाहिए उन बंद कम करो उनको। रिड्यूस कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि नहीं गवर्नमेंट क्या कहती थी पहले कि नहीं तुम इतना ही प्रोड्यूस करोगे, इससे ज़्यादा प्रोड्यूस हम करेंगे, इससे ज़्यादा प्रोड्यूस ये फलाना ढिमकाना करेगा। तो उस हिसाब से क्या होगा कि प्रॉफिट ओरिएंटेशन नहीं रह जाएगा। अगर मैं एक कंपनी हूँ और मुझे सरकार कहेगी कि नहीं तुम कितना भी पैसा लगा लो, फ़र्क नहीं पड़ता, तुम इतना ही प्रोड्यूस करोगे, तो मैं क्यों लगाऊंगा पैसा, क्यों तरक्की की तरफ ध्यान दूंगा। देन डीरेगुलेटिंग सेवरल सेक्टर्स, अब सेवरल सेक्टर्स यानी कि जिसमें गवर्नमेंट कह रही थी कि नहीं हम ही करेंगे, जैसे एविएशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, जो मैंने आपको बताया कि अननेसेसरी कंट्रोल हटाओ। ठीक है, पैराडाइम शिफ्ट करो, स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी से मार्केट कंट्रोल इकोनॉमी की तरफ मूव करें। तो हमने क्या किया, डीरेगुलेट किया उनको, कि ज़रूरी नहीं कि इसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही रहेगी, सिर्फ एयर इंडिया ही नहीं रहेगा, अलाउ प्राइवेट प्लेयर्स इसमें। देखो विस्तारा आए, अलग अलग जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, किंगफिशर, बहुत सारे एविएशन आना शुरू हुए। बैंकिंग में अलाउ किया हमने प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग्स को, इंश्योरेंस में अलाउ किया हमने प्राइवेट सेक्टर्स को, टेलीकॉम में हमने प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउ किया, सिर्फ बीएसएनएल का एकत्र राज नहीं रहेगा। आज देखो बीएसएनएल का क्या हालत हो गया। सो लिबरलाइजेशन की तरफ ध्यान दिया हमने। देन वी वर्क टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या किया, एक्सपैंडिंग द रोल ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स, यानी कि अब प्राइवेट प्लेयर हैज़ अ सिर्फ ऑक्सिलरी टू गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं काम करेंगे, अब प्राइवेट प्लेयर ये भी कर सकते हैं कि वो अपने मन से एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। दे कैन एक्सपैंड एज दे वांट एंड एज दे नीड, ये एक्सपेंशन करेंगे। और उसके लिए क्या करना होगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड पीएसयूज हैं उसको गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको डीरेगुलेट करेगी, उसमें लीनियंसी लाएगी। तो उन्होंने क्या किया, प्राइवेट प्लेयर इन डेवलपमेंट ऑफ कंट्री में इन्वॉल्व किया उसको। और ये कैसे करेंगे, जो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड पीएसयूज है उसको क्या करेंगी, डिसइन्वेस्ट करेगी। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जैसे कि अब इसका, जैसे मान लो 51%, जैसे मान 100% शेयर पहले गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट क्या बोलेगी 51% हम रखेंगे ताकि हमारा राज चले, हमारा काम चले, ताकि ये अंडा हमारे कंट्रोल आए। एंड देन 49% इज डिवैल्यूएटेड, कि इसमें प्राइवेट प्लेयर्स आके अपना कर सकते हैं। अब जब बताओ, अब जैसे मान लो एक कंपनी है, ठीक है, इसमें 51% गवर्नमेंट का स्टेक है, बट 49% मेरा स्टेक है। तो गवर्नमेंट कहती है कि चलो ओनरशिप तो मैं रख रही हूँ, ठीक है, बट ऑपरेशनल तुम करो। तो ऑपरेशनल में अब क्या करोगे, तो अब आप क्या करोगे, जो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल था यहाँ पे उसको लीनियंट करोगे, अपने हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेके आओगे, मैनेजिंग डायरेक्टर्स लेके आओगे, ऑपरेटिंग डायरेक्टर्स लेके आओगे, एंड देन यू विल मैनेज दिस कंपनी एक प्रॉपर वे में। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ कि अब जो गवर्नमेंट को 10 तरफ ध्यान देना था, गवर्नमेंट ने उसको क्या किया, डिसइन्वेस्ट कर दिया। गवर्नमेंट को अपने पूरा खुद 100% गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, अब प्राइवेट प्लेयर्स को दे रही है। अब देन उनका परफॉर्मेंस एनालिसिस होता रहेगा टाइम टू टाइम, वो अलग बात है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इंट्रोड्यूस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयू, ओपन रिसोर्स सेक्टर्स की, मतलब अब सिर्फ ऑयल एक्सप्लोरेशन है तो सिर्फ ओएनजीसी ही नहीं करेगी, प्राइवेट प्लेयर भी कर सकती है। गैस है तो सिर्फ गेल ही नहीं करेगा, और भी कर सकते हैं। एंड देन एनकरेज्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर में, जैसे न्यूक्लियर सेक्टर में नहीं अलाउ किया था, अब धीरे धीरे अलाउ हो गया है, बट उस समय न्यूक्लियर सेक्टर को नहीं अलाउ किया था। अब देखो इनका नीड कहाँ आएगा, कभी पूछेगा आपसे, नहीं आपको इनका नीड आएगा। देखो आप बोलोगे सर एलपीजी तो सर मैंने देखा था, एक कोचिंग की बुक थी सर, एलपीजी तो 20 पेज में लिखा था, उसमें लिबरलाइजेशन 5 पेज में लिखा था, प्राइवेटाइजेशन 5 पेज में लिखा था, ग्लोबलाइजेशन 5 पेज में लिखा था। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, क्या पॉइंट है मेरे भाई उसको पढ़ने का,
आप इतना पढ़ो जितना आप उसको रेप्लिकेट। अब इमेजिन करो इससे ज़्यादा पढ़ के जाओगे एलपीजी, कहाँ लिख के आओगे? अब देखो, अब बोलो इससे सर मेरे को एलपीजी समझ नहीं आया, तब मैं कहूँगा कि हाँ आप 2-3 जगह जाके और पढ़ लो, बट मेरे हिसाब से एलपीजी इतना ही पढ़ना है, ठीक है। देन कमिंग टू प्राइवेटाइजेशन, व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? हो गया प्राइवेटाइजेशन तो सही। देन ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि हमने जो हमारा रूल एंड रेगुलेशंस था और जो हमारे पॉलिसीज थे उसको हम ग्लोबल लेवल पे अलाइन करेंगे, जैसे इंटीग्रेटिंग इंडियन इकोनॉमी टू ग्लोबल पैरामीटर्स, कि जैसे दुनिया में चल रही है वैसे ही हम अपने यहाँ भी करेंगे, ताकि दुनिया तरक्की कर रही है तो हम भी तरक्की करेंगे ना उसी लाइन पे। तो हमने क्या किया, ओपन किया इंडियन मार्केट को टू द इंटरनेशनल एंड रिड्यूस इंपोर्ट ड्यूटी फ्रॉम 150%, 150% इंपोर्ट ड्यूटी टू व्हाट? किस लिए था ये? टू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करने के लिए, कि बाहर से इंपोर्ट नहीं करना है, हमें इंटरनली इंपोर्ट ही करना है, राइट? पढ़ा था हमने। नो कमिंग बैक। तो ओपनिंग इंडियन मार्केट टू global players and by reducing import duty from 150% to whatever the duty percent was. Then फिजिकल रिफॉर्म भी करना जरूरी था। वो क्यों आएंगे मेरे यहाँ? देखो, मैंने पैराडाइम शिफ्ट एक रिफॉर्म था, दूसरा पैराडाइम शिफ्ट में हमने ये किया, पूरा अर्थव्यवस्था को बदला हमने। देन फिजिकल रिफॉर्म, फिजिकल रिफॉर्म में चलो हमारे अंदर के यहाँ भी तो जो बाहर से आएंगे सबको पैसा लेके आए, ये भी ज़रूरी नहीं है, कुछ यहाँ के भी पैसा लेना चाहेंगे, बाहर से रिसोर्सेस लेके आ रहे हैं, अपने नॉलेज लेके आ रहे हैं और यहाँ पे वो पैसे की डिमांड करेंगे। तो क्या करेंगे हमने अपना जो पहले फिजिकल डिफिसिट था उसको पहले रिड्यूस कर देंगे। देन ब्रॉडन टैक्स बेस, कि अब जो मान लो इतने लोग ही टैक्स दे रहे थे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इतने लोगों पे टैक्स लगाएंगे और सस्टेनेबल टैक्स लगाएंगे, एक्सटॉर्टिव टैक्स नहीं लगाएंगे, सस्टेनेबल। इतना से एक्सपैंड किया हमने बेस को ब्रॉडन किया। जैसे ये तो पहले पहले इतना ही बड़ा था, अब इतना बड़ा, अब इतना ज़्यादा टैक्स आ सकता है गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट इससे क्या होगा, इससे गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट कम होगा। एंड देन उसके लिए क्या करना था, टैक्स रिफॉर्म करना था। तो एक चिल्लाई कमेटी बनी थी जिन्होंने टैक्स रिफॉर्म सजेस्ट किया था। अब कहीं आपसे नहीं पूछेगा राइट द रिफॉर्म डन बाय चिल्लाई कमेटी, नहीं, चिल्लाई कमेटी आपको कहीं कोट करना है कि फिजिकल रिफॉर्म में चिल्लाई कमेटी सजेशन, ठीक है। एंड देन और भी अभी तक करते ही आ रहे हैं। 2017 में जीएसटी रिफॉर्म हुआ, देन 2025 में जीएसटी 2.0 आया, वी रिवाइज्ड द टैक्सेशन कैटेगरी। यहाँ पे क्या था, टैक्सेशन बेस को ब्रॉड किया, यूनिफाई किया टैक्सेस को हमने, ठीक है। एंड देन हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंकरेज किया यहाँ पे। देन इन जीएसटी 2.0 हमने क्या किया, और टैक्स को कम किया हमने, यानी कि और लोगों के हाथ में पैसा छोड़ा हमने। लोगों के हाथ में पैसा छोड़ने से क्या होगा, वही मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। पैसा ज़्यादा होगा तो एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर होगा तो डिमांड होगा, डिमांड होगा तो क्रिएशन होगा, क्रिएशन होगा तो फर्दर डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल्स होगा, फर्दर, मतलब ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है ना, कैस्केडिंग इफेक्ट। जैसे मान लो ये डोमिनोज था, ये इस पे गिरा, ये इस पे गिरा, ये इस पे गिरा, सो ऑन। सो हमने अलग अलग टैक्स रिफॉर्म किए, वो अभी भी करते जा रहे हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी, तो फिजिकल रिफॉर्म क्या, फिजिकल पॉलिसी कौन कंट्रोल करती है? फिजिकल पॉलिसी करती है गवर्नमेंट कंट्रोल। मॉनेटरी पॉलिसी कौन करती है? आरबीआई कंट्रोल करती है। बट इससे पहले तो सिंस गवर्नमेंट ही सब कुछ कर रही थी, तो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए भी तो किसी को करना पड़ेगा ना, ऑर्गेनाइजेशन, एक बॉडी बनानी पड़ेगी। तो तभी इस समय बना था एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी विथ आरबीआई। सेबी वाज एम्पावर्ड, मोर एम्पावर्ड, कि हाँ तुम भाई बाहर से भी जो लोग आ रहे हैं फंडिंग लेके, या फिर हमारे यहाँ भी जो पब्लिक सेक्टर हैं, या फिर जो लोग हैं, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक जाना चाहती है, तो उसमें भी रिफॉर्म्स किए गए, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तरीके को, वर्किंग तरीके को बदला गया, सो दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके, ठीक है। देन रिफॉर्म इन आरबीआई हुआ। व्हाट वाज द रिफॉर्म? बताया मैंने आपको, ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दिया कि सब कुछ गवर्नमेंट ही कंट्रोल नहीं करेगी। इम्प्रूव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वेरियस काइंड, आरबीआई कैसे करती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ऑपरेशनल, ओपन मार्केट ऑपरेशन, डिफरेंट थिंग्स। देन स्ट्रेंथन व्हाट, रिकैपिटलाइजेशन को स्ट्रेंथन करो। रिकैपिटलाइजेशन इज व्हाट, कि ऑलरेडी जिनके पास थोड़ा कम फाइनेंस है, इनको और फाइनेंस है, जिससे नबार्ड करती है ना, आरआरबीज का रीफाइनेंस कौन करती है? रिकैपिटलाइजेशन को नबार्ड देखती है। देन इंप्रूव कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट इज व्हाट, ब्रिंगिंग मनी फॉर और गेटिंग, पिकिंग अप मनी, मार्केट से पैसा उठाना फॉर डेवलपमेंटल कॉज, खर्चा करने के लिए नहीं, खर्चा करना है बट वो कैपिटल मार्केट प्रोड्यूस करना है। इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इनको भी बूस्ट करने के लिए ये तीनों रिफॉर्म की ज़रूरत थी। ये सारे पैराडाइम शिफ्ट, फिजिकल रिफॉर्म, मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म। अब देखो इन सब को ना तुम एक साथ भी लिख सकते हो, बट नाउ द टाइम इज चेंजिंग, यू कैन नॉट सिंपली जस्ट कीप ऑन राइटिंग एवरीथिंग और एकदम से दिखे कि हाँ पॉइंट। पहले देखो, पहले ना यूपीएससी का था कि पैराग्राफ्स लिखा जाता था काफ़ी पहले, तो लगता था कि नहीं बहुत वेटेज आंसर है। देन पॉइंट्स का जमाना आया कि सब कोई पॉइंट्स 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 लिखना, एग्जामिनर को दिख रहा है नहीं मस्त भाई 21 पॉइंट लिखा है। अब क्या, अब सब पॉइंट्स में लिख रहे हैं, सब एवरीबडी, सब एग्जामिनर को सब कुछ पॉइंट्स में दिख रहा है। तो अब तो थोड़ा आपको ना स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। अब क्या करना होगा,
कि पॉइंट्स को भी कैटेगराइज करके लिखना होगा। देखो मैं ये सारा पॉइंट्स ना ऐसे लिख देता, अगर स्टेट कंट्रोल टू मार्केट इकोनॉमी, प्राइवेट कंट्रोल एलपीजी लिख देता, फिर मैं लिख देता फिजिकल रिफॉर्म, फिर मैं लिख देता टैक्स रिफॉर्म कर दिया, बर्डन ऑफ टैक्स बेस को रिमूव, ब्रॉडन टैक्स बेस को ब्रॉडन कर दिया, जीएसटी रिफॉर्म्स लाए, ऑपरेशनल और ऑटोमी दे दिया और आरबीआई को। तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन मैंने क्या किया, उसमें भी कैटेगराइज कर दिया। अब मैं पॉइंट्स जो लिखूंगा, एक हेडिंग 4 पॉइंट, फिर एक हेडिंग 4 पॉइंट, फिर एक हेडिंग 4 पॉइंट। अब एग्जाम को दिखेगा कि भाई 12 पॉइंट तो हैं, बट ये कैटेगराइज पॉइंट है, तो स्ट्रक्चर चेंज करना है। अब दिखना चाहिए एग्जामिनर को, थोड़ा डिफरेंस दिखना है आपके आंसर और लोगों के आंसर में, ठीक है। अब जो मेरे वीडियो जो देख रहे हो सब एक जैसे आंसर लिखना, क्यों? ओके, नाउ आउटकम क्या हुआ? अब देखो आउटकम है तो पॉजिटिव भी होगा, आउटकम है तो नेगेटिव भी होगा। ये रिफॉर्म सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव हुए हैं। अब रिफॉर्म भी हुआ, सॉरी नेगेटिव रिजल्ट भी आया होगा, पॉजिटिव रिजल्ट भी आया होगा। नेगेटिव रिजल्ट क्या था वो पहले एक बार बाद में देख लिया, पहले बाद में देखते हैं, ठीक है। पहले पॉजिटिव रिजल्ट देख लेते हैं। इकॉनमी ग्रोथ हुआ। अब आप लिखोगे सर इकॉनमी ग्रोथ हुआ, या फिर एग्जामिनर को बोलोगे इकॉनमी ग्रोथ हुआ भाई, तो इकॉनमी ग्रोथ हुआ तो कैसे दोगे उसको? कुछ डेटा प्रेजेंट करोगे ना कि हाँ इकॉनमी ग्रोथ हुआ। तो ग्रोथ ऑफ जीडीपी जो था 3.9% हुआ करता था 1990s में, एंड बाई 2000 आते आते वो 6% तक चला गया। सो दिस इज अ ह्यूज जंप। सॉरी मेरा ना थोड़ा गला गड़बड़ है, यू नो द रीज़न, मैं कहाँ से आया हूँ। सो आई एम जस्ट हैविंग सम हॉट वाटर एंड टी। तो सर्ज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब जब हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, जो प्राइवेट प्लेयर्स थे, उनको दिखा कि हाँ अभी इस कंट्री में इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स आए। अब इसका डेटा कहाँ से लाओगे कि भाई जो पहले 80 मिलियन तक था ना, वो मिलियन से 88 बिलियन, यू सी 10,000 टाइम्स ऊपर चला गया। फ्रॉम 80 मिलियन टू 88 बिलियन एफडीआई इनफ्लो इंक्रीज्ड। इंटरनेशनल कंपनीज आई, सैमसंग आई, सुजुकी ने यहाँ मारुति के साथ पार्टनरशिप करके आई, फॉक्सकॉन जैसी कंपनी मदरबोर्ड जो बनाती हैं, सिलिकॉन इंडस्ट्री की कंपनीज आई यहाँ पे। तो दीज कंपनी अराइव्ड इन इंडिया। देन स्ट्रॉन्ग फॉरेन रिजर्व्स बना, हमारा जो बीओपी क्राइसिस था वो खत्म हुआ, हमारे लोग बाहर गए, वहाँ से जॉब करके पैसा भेजना शुरू किया, रेमिटेंस आना शुरू हुआ। तो और जो रिसोर्सेज था हमारा बीओपी का, या फिर सॉरी रिसोर्सेज कह रहा हूँ, रिजर्व जो था हमारा थ्रू बीओपी एंड रेमिटेंसेस, इट वेंट फ्रॉम 1.2 बिलियन इन 1990s टू 701 बिलियन, 701 बिलियन, ऑलमोस्ट 700 टाइम्स इट इंक्रीज्ड, है ना। 700 या 7,000 टाइम्स इट इंक्रीज्ड। तो देखो पॉजिटिव इंपैक्ट तो है इन सब का। अब बताओ ग्रेटर ग्लोबल इंटीग्रेशन। अब हमारी मार्केट सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं थी, हमने उसको एक्सपैंड कर दिया। इंडिया टुडे क्या करता है, वेरियस काइंड ऑफ अग्रीमेंट है हमारा अलग अलग देशों के साथ, जिसमें आपको रिसेंटली करंट अफेयर्स में पढ़ाया क्या, एफटीए, सीईपीए, पीटीए, है ना, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सीईसी पे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, बताया हमने। ऑलमोस्ट 54 कंट्रीज़ के साथ ऐसा है। तो हमारा ग्लोबल इंटीग्रेशन हो गया कि उनके यहाँ जो चाहिए वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो चाहिए वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे हमारा पार्टनरशिप बढ़ा लोगों के साथ, हमारे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिली। अब देखो, अब जब हम ये कर रहे हैं, एक बात बताऊं, जैसे सीईसीपीए कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप करने, या फिर कॉमन मार्केट बना रहे हैं, तो इससे पॉजिटिव इंपैक्ट तो दिख रहा है कि हाँ पैसा इन्फ्लो हो रहा है। बट एक और चीज़ देखो, नेगेटिव इंपैक्ट भी इसी में से निकाल लेंगे। कैसे? अब बताओ। एक्सपेंशन ऑफ सर्विस सेक्टर, हमारा सर्विस सेक्टर बाहर के अकॉर्डिंग काम करने लग गया। स्ट्रॉन्ग फॉरेन रिसोर्सेज रिजर्व, सॉरी सर्ज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब देखो ये पॉजिटिव पॉइंट भी है, ये नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गया, बहुत सारा पैसा आ गया। जो डोमेस्टिक मार्केट के लोग, छोटे छोटे व्यापारी होंगे, वो तो तकलीफ में मर जाएंगे, है ना। फॉरेन रिजर्व्स आ गया, हम अब बाहर से ज़्यादा ट्रेड करने लगेंगे, जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट था वो मार खाएगा। सर्विस सेक्टर जो था, अब इससे क्या हुआ कि अब हम बाहर के देशों के अकॉर्डिंग जो सर्विस प्रोवाइड करना है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे हमारा क्या हो रहा है, हमारा इकोनॉमिक सॉवर्निटी जा रहा है। हमारी क्या बोल देंगे इकोनॉमिक सॉवर्निटी को हिंदी में, क्या बोलेंगे इकोनॉमी को हिंदी में क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था, तो आर्थिक, और सॉवर्निटी संप्रभुता। हाँ, तो हमारी आर्थिक संप्रभुता, कभी अच्छा लगता है हिंदी लिखना, है ना। तो आर्थिक संप्रभुता को ठेस पहुंचेगा। ग्रेटर ग्लोबल इंटीग्रेशन है। देन कंज्यूमर चॉइस को हम बढ़ावा दे रहे हैं कि अब मान लो आपके पास पहले ना चार ही ब्रांड अवेलेबल थे लेट्स से मार्केट में, तो आप उन्हीं में से चार में से घिस पिट के जो समझ में आ रहा खरीद के ले आ रहे हो। अब मान लो 44 तरह के ब्रांड अवेलेबल हैं, तो आपके पास क्या है, कंज्यूमर चॉइस बढ़ा। अब कंज्यूमर चॉइस तो 44 ब्रांड, तो 44 ब्रांडों के पास कॉम्पिटिशन भी है कि हमें कंज्यूमर अट्रैक्ट करना है, एंड कॉम्पिटिशन इज ऑलवेज गुड फॉर मार्केट। तो दीज आर पॉजिटिव इफेक्ट। नेगेटिव इफेक्ट इसी में से निकाल लेंगे। बताओ नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा कि राइजिंग इनकम इनइक्वालिटी। व्हाट डज दे, देखो जब भी इनकम इनइक्वालिटी इन सब का रिपोर्ट की बात आएगा ना, सीधा ऑक्सफॉर्म रिपोर्ट को कोट करो।
ऑक्सफैम रिपोर्ट कहता है कि ओनली 1% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया सॉ इंक्रीज ऑफ वेल्थ, इमेंस इंक्रीज ऑफ हेल्थ, ओनली 1%। रेस्ट में ग्रोथ हुआ बट 1.1% सॉ इमेंस ग्रोथ ऑफ वेल्थ, जॉबलेस ग्रोथ हुआ। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हैव शोड दैट लार्ज वेरिएशन रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप अंडर एम्प्लॉयड हो, मान लो आपने पढ़ लिया है, ग्रेजुएशन मास्टर्स कर लिया है और आप पियोन की नौकरी कर रहे हो या फिर आप क्लर्क की नौकरी कर रहे हो, तो वॉट, यू आर अंडर एम्प्लॉयड, क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट वेरी एडिक्वेट, है ना। तो जॉबलेस ग्रोथ हुआ है। देन डिक्लाइनिंग स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, क्यों हम सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस कर दिए, है ना, सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस कर दिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस कर दिया, तो क्या हुआ, हमारा एग्रीकल्चर पिट गया। अब देखोगे इसी से आगे क्राइसिस भी, हमारे से पहले जो क्राइसिस था हमने उस पर फोकस किया था, कब, जब लैंड रिफॉर्म्स कर रहे थे या जब हम लोग वो ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में कर रहे थे, अप टू 80s किया हमने उसको। तो क्या हुआ, ये डेटा निकल के आया कि 35% जो कंट्रीब्यूशन था 1991 में, 1990 टू 1991 में जो 35% कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर था, इट वेंट डन टू 15%। अब देखोगे अभी तो 12% के आसपास चला गया है और एम्प्लॉयमेंट करता है 42% को। तो यू सी एम्प्लॉयमेंट इन डिस्गाइज कितना है। देन लॉस ऑफ इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे कि हम बाहर के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो हमारा क्या हुआ, लिखा था मैंने, देखो, इकोनॉमिकल सॉवरेनिटी, आर्थिक संप्रभुता को ठेस पहुंचेगा। दैट इज एफपीआई एंड एफटीआई आर कंट्रोलिंग डोमेस्टिक करेंसी। ये हमारे, जैसे मान लो टुडे अमेजोन इज लिटरली इन कैपेसिटी टू कंट्रोल पॉलिसीज ऑफ ऑलमोस्ट 40 to 50 कंट्रीज। वो इतनी बड़ी है अमेजोन। क्या अमेजोन वहाँ पे गवर्नमेंट में बैठी है? नहीं, अमेजोन इज डिक्टेटिंग कि हम इस टर्म पे काम करेंगे। एंड सिंस गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री, ऑफ एनी कंट्री, वॉन्ट सच बिग कंपनीज टू बी इन देयर कंट्री टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, सो वॉट अमेजोन इज डूइंग, वॉट, इट्स मैनिपुलेटिंग द पॉलिसीज। सो इकोनॉमिकल सॉवरनिटी को ठेस पहुंच रहा है। देन रीजनल इम्बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ पे एफडीआई का फ्लो बहुत ज़्यादा है एंड एफपीआई का फ्लो बहुत ज़्यादा है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पे रिसोर्सेज भी कम है, एडुकेशन भी कम है, ह्यूमन कैपिटल कम है, तो यहाँ पे ग्रोथ भी उतना नहीं है। तो रीजनल इम्बैलेंस, तो इसका बहुत समझ गया आप कि एलपीजी रिफॉर्म जो हुआ उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था, नेगेटिव इम्पैक्ट था, कैसे हुआ ये भी समझ गए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू ये समझने के लिए कि हाँ इतना सारा रिफॉर्म तो हो गया, सही है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, सब सुन के बहुत अच्छा लग रहा है सर, लेकिन सर आज भी कहते हैं इंडिया इज़ डेवलपिंग कंट्री, वाई आर वी स्टक इन दिस ट्रैप, क्या हुआ है हमें। तो हम इसके लिए क्या पढ़ेंगे, रिमेंबर हमने क्या लिखा था, देखो अभी हमने क्या कर लिया, बैकग्राउंड पढ़ लिया हमने, एलपीजी रिफॉर्म पढ़ लिया, फिस्कल रिफॉर्म देख लिया, मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट देख लिया कि कैसे चेंज हुआ, आरबीआई का एमपीसी बनी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी, इनको ऑटोनॉमी दिया गया, ठीक है, एंड वेरियस थिंग्स हुए। फिजिकल रिफॉर्म में देखा गवर्नमेंट ने डेट बर्डन कम करने के लिए क्या किया, देन फिजिकल रिफॉर्म में और गवर्नमेंट ने टैक्स बेस को ब्रॉड किया, पॉजिटिव इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट देख लिया। अब देखो इसमें मिडिल इनकम ट्रैप क्या है कि इतना कुछ तरक्की करने के बाद भी सर यहीं क्यों अटके हुए हैं हम, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। एंड देन वे फॉरवर्ड देखेंगे, तो आ जाओ कि इंडिया का इकोनॉमी ट्रैप क्या है, क्यों हम यहाँ फंसे हुए हैं। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मिडिल इनकम ट्रैप। देखो मिडिल इनकम ट्रैप, किसी भी ट्रैप का क्या मतलब होता है कि भाई इसी के अंदर फंस के रह गए, यहाँ घुस तो गए, निकलने का नहीं समझ में आ रहा है, इसको चक्रव्यूह बोलेंगे, चक्रव्यूह, है ना, चक्रव्यूह में फंस गए हैं। तो ये क्यों है, तो लेट्स पहले एक अंडरस्टैंड इसका वर्बल मीनिंग क्या होता है। तो मिडिल इनकम ट्रैप इज अ सिचुएशन वेयर इकोनॉमी हैज मूव्ड फ्रॉम लो इनकम टू मिडिल इनकम इकोनॉमी एंड हैज फेल्ड टू मूव टू हाई इनकम इकोनॉमी ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू slowing down productivity, weak innovation and constraints, various kind of constraints, चाहे पॉलिसी का कंस्ट्रेन हो, इकोनॉमी का कंस्ट्रेन हो, एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रेन। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए, तो सेवरल स्ट्रक्चरल चैलेंजेस आ गए हैं एंड गवर्नमेंट इज एमिंग फॉर व्हाट, विकसित भारत बाय 2047। तो विकसित भारत इज व्हाट, हाई इकोनॉमिक कंट्री बनाना है इसको, इंडिया एम्स टू बिकम विकसित भारत बाय 2047। ये हम कंक्लूजन में कहीं भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं वे फॉरवर्ड में कि हाँ ये क्यों करना है। अब मिडिल इनकम ट्रैप का रीज़न क्या है जो कंस्ट्रेंट्स में, कि देखो अगर हम इनोवेशन स्पेंडिंग को देखेंगे ना, तो इंडिया इज़ ओनली इन्वेस्टिंग 0.64%। वहीं पे अगर चाइना इज इन्वेस्टिंग 2.4% ऑफ जीडीपी इन इनोवेशन R&D, यूएसए इज स्पेंडिंग 3.5% ऑफ जीडीपी इनटू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो एक मेजर रीज़न ये है ना कि डेवलपमेंट के लिए रिसर्च ही नहीं हो रहा है। अब आ जाओ डिफरेंट डायमेंशन में पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले प्री मेच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखो जैसे मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया कि
कि महालनोबिस प्लान हुआ, हैरड डामर मॉडल हुआ, इन सब में क्या किया था हमने? इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था, कैपिटल फॉर्मेशन किया था। अब वी वेंट फ्रॉम प्रोडक्शन टू सर्विस सेक्टर में हम मूव कर गए। इंडिया इज द लार्जेस्ट सर्विस प्रोड्यूसर है, ठीक है। व्हाट डिड वी डू? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया हमने, हम लगातार ही चले गए। देखो जनरली हाउ डज इकोनॉमी मूव? इकोनॉमी मूव्स फ्रॉम एग्रीकल्चर इकोनॉमी टू मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी एंड देन मूव्स टुवर्ड्स सर्विस इकोनॉमी। हम यहाँ से थोड़े टाइम के लिए यहाँ खट से यहाँ जंप कर गए। वी आर डोमिनेटिंग टुडे हियर। एग्रीकल्चर तो निस्तो नाबूद होने पे कगार पे आ गया है। मैन्युफैक्चरिंग का स्थिति देख ही लिया हमने कि क्या हो रहा है। तभी तो हम गवर्नमेंट ने क्या किया? मेक इन इंडिया शुरू किया टू वॉट? टू इंटीग्रेट आवर सेल्फ इनटू द सप्लाई चेन मार्केट ग्लोबली। तो मैन्युफैक्चर ओनली 20% ऑफ जीडीपी में रह गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग का जो सिर्फ 20% आ रहा है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। सो हमने क्या किया? प्री मेच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया। 42% ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहाँ है? एग्रीकल्चर में है, और 12% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन है। तो दिस इज़ वन प्रॉब्लम लिख सकते हैं। देन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, इसको डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, जिसमें मैंने आपको बोला यहाँ पे कि 42% ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है, 12% जीडीपी कंट्रीब्यूशन है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या एम्प्लॉयमेंट इनटू कंट्रीब्यूशन लग रहा है? अगर एटलीस्ट 42% जीडीपी कंट्रीब्यूशन भी होता तो मानते कि इनफ एम्प्लॉयमेंट है, बट इट इज़ नॉट। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया इसके लिए? गवर्नमेंट ने कुछ किया होगा। गवर्नमेंट ई श्रम पोर्टल लेके आई है ना, टू वॉट? टू फॉर्मलाइज देम, कि उनको भी बेसिक नेसेसिटी मिल सके, बेसिक नेसेसिटी, इंश्योरेंस, हर तरह का सोशल सिक्योरिटी। तो उससे क्या होगा? इनकी भी स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, एंड देन अल्टीमेटली इट विल हैव अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट इन इकोनॉमी। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिकल गैप। तो हाई लॉजिस्टिक गैप, लॉजिकल गैप क्या लिखा है मैंने यार? पढ़ने के बाद ना कई बार रियलाइज होता है कि मैंने ना टाइपिंग में गलती कर दी है। लॉजिस्टिकल गैप। अब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में मान लो 2 रुपये लग रहे हैं, उसको वहाँ से लेके कंज्यूमर तक पहुंचाने में ही 5 रुपये लग जा रहे हैं। तो प्रोडक्ट की वैल्यू मार्केट में रियलाइज नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से एक और प्रॉब्लम बन रहा है। तो प्रधानमंत्री कह रहा हूँ, तो गवर्नमेंट ने क्या किया इसके लिए? डिफरेंट प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लान आया है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आया है। टू डू वॉट? कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में मोबिलिटी का कॉस्ट, लॉजिस्टिक का कॉस्ट कम कर सकें। तो नेशनल लॉजिस्टिकल पाइपलाइन बनाया हमने, लॉजिस्टिकल पॉलिसी, टू वॉट? ये लॉजिस्टिकल गैप को कम करने के लिए। देखो जहाँ पे प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं वहीं पे उसका सोल्यूशन भी पढ़ ले रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल। अब देखो ओनली 51% ऑफ ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयबल। ये किसका डेटा कहता है? ओनली 51% ऑफ ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयबल इज डेटा ऑफ इकोनॉमी सर्वे 2023-24 एंड इंडिया स्किल रिपोर्ट बाय वी बॉक्स। ये दोनों क्या कहती है? कि ह्यूमन कैपिटल ही इतना कमज़ोर है हमारे यहाँ। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया होगा? गवर्नमेंट ने इसके लिए वेरियस वो लेके आई है स्कीम, जैसे स्किल इंडिया इज अ प्लान। देन देर इज़ लो इन्वेस्टमेंट एंड इन इनोवेशन। देखा हमने कि इंडिया ओनली 0.64% ऑफ जीडीपी इन्वेस्ट कर रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? जीडीपी परसेंट ऑफ इनोवेशन इज वेरी लो। इसकी वजह से एक और मिडिल इनकम ट्रैप में पड़े हैं, कुछ इनोवेशन ही नहीं हो रहा, कुछ तरक्की ही नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या स्कीम्स लेके आई है? देयर आर वेरियस स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, देन ऑल्सो वेरियस स्कीम। चलो अभी मुझे याद नहीं आ रहा। ओके, देन ऑल्सो व्हाट? हाई राइजिंग इनकम इनक्वालिटी। ओनली 1% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो 22.6% ऑफ नेशनल हेल्थ को कंट्रोल कर रहा है। देखने में तो डेटा लगेगा कि भाई जीडीपी बढ़ रही है हमारी, बट वो जीडीपी का ट्रिकल डाउन इफेक्ट कितने लोगों के पास आ रहा है? ओनली 1% ऑफ पॉपुलेशन के पास आ रहा है वो। सो इट इज़ राइजिंग इनकम इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। एक लोगों के पास बढ़ता ही जा रहा है, एक के पास जितना था उतना या उल्टा कम होता चला जा रहा है। राइट, सो दीज आर द रीजंस फॉर मिडिल इनकम ट्रैप। गवर्नमेंट क्या कर रही है? वे फॉरवर्ड, गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू मेक इंडिया डेवलप्ड नेशन बाय 2047, जिसको मिशन का नाम दिया है विकसित भारत बाय 2047। तो स्टेप्स टेकन क्या है? जनरेट कंडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। कंडक्टिव एम्प्लॉयमेंट कि वो एम्प्लॉयमेंट ट्रिकल डाउन इफेक्ट कर सके, मतलब वो सिर्फ ऐसा ना हो कि बेरली लगे कि रोजगार कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम लेके आई है, प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव, जितना बनाओगे उतना मिलेगा। मेक इन इंडिया, पीएम मित्र में या पीएम मित्र मेगा पार्क, दिस नॉट मेगा पार्क, दिस इज मेगा पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क। देखो यहाँ जितने भी हम रीजंस पढ़े ना, यहाँ पे इनका गवर्नमेंट क्या करेगी? इनका एक सोल्यूशन लेके आएगी यहाँ पे, है ना। अब देखो, इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर वेरियस स्कीम। गवर्नमेंट ने क्या किया? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेके आई। स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ह्यूमन कैपिटल के लिए स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास, चलो यहाँ लिखा हुआ ही है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। देन
कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, नीति आयोग बनाया। नीति आयोग का जब भी देखो कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पढ़ो ना, खट से दिमाग में नीति आयोग आना चाहिए। देन नीति आयोग एक और चीज़ डेटा रिलीज करती है, व्हाट इज एसडीजी इंडेक्स। नीति आयोग एक और चीज़ रिलीज करती है विच इज़ व्हाट, एमपीआई इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। देखो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यूएन का भी एक है और एक नीति आयोग का भी है। दोनों में इसमें 10 पैरामीटर्स हैं और इसमें 12 पैरामीटर हैं। आप मुझे बताओगे कौन सा 2 पैरामीटर एक्स्ट्रा है? गूगल इट एंड फाइंड आउट एंड राइट डाउन इन योर नोट्स एज वेल, ठीक है। देन बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग, कि कौन सा स्टेट कितना बिजनेस कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म बढ़ रहा है ना, दोनों के बीच कॉम्पिटेटिव बढ़ रहा है। एंड देन इट इज़ ऑल्सो गिविंग सबको डेटा, सबका डेटा कलेक्ट करके सबको प्लान भी दे रही है। सो इट्स इंक्रीजिंग व्हाट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी इंक्रीज कर रहा है। देन स्टेट लेवल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, देखो जैसे यूपी में हुआ यूपी इन्वेस्टर समिट हुआ, बिहार में हुआ था बिहार इन्वेस्टर समिट हुआ था, दिल्ली में होता रहता है। देन यू सी एक्सेलरेटेड ग्रीन ट्रांजिशन। व्हाट इज एक्सेलरेटेड ग्रीन ट्रांजिशन? सो ग्रीन ट्रांजिशन का मतलब है कि आप मूव करो टूवर्ड्स रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब हटो वहाँ से फॉसिल फ्यूल से। एंड सिंस क्योंकि अब डेवलपमेंट ऑल्सो मीन्स कि एनवायरमेंटल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, सस्टेनेबल एनवायरमेंटल यूज होना चाहिए। तो इट्स जस्ट नॉट अबाउट नाउ ट्रांजिशन टू एनर्जी ट्रांजिशन, इट्स अबाउट एक्सेलरेटेड ग्रीन ट्रांजिशन। ग्रीन ट्रांजिशन में क्या करेंगे, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अभी रिसेंटली अभी देखो हाइड्रोजन ट्रेन चला, हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से कहाँ तक, हरियाणा में जींद से सोनीपत के बीच में। अभी रिसेंटली मैंने आपको वीकली मैगजीन में कवर किया था BYOM सीरीज में। देन पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये एक स्कीम शुरू हुई। दूसरा स्ट्रेंथन एंड डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ के लिए सरकार ने क्या किया, आत्मनिर्भर भारत, टू व्हाट, टू मेक इंडिया इंटीग्रेटिव एंड इम्यून टू डिसरप्शन इन सप्लाई चेन। सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, डिज़ाइन यहाँ करो, डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव सेमीकंडक्टर्स के लिए। अभी रिसेंटली देखो एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एस्टैब्लिश किया हरियाणा में। So these are for what? These are for increasing the capability of India so that we can achieve the goal of विकसित भारत by 2047। अब देखो एक टर्म पढ़े थे हम लोग जब ये क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, एक टर्म था केयर इकोनॉमी वर्सेस मोनेटाइज्ड इकोनॉमी। ये देखो ये तब था नहीं, अब दोबारा हो सकता है आएगा भी या नहीं आएगा, बट अब जब आ गया था एक बार तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको एक लाइन एक बार ग्लिम्स में देख लें। सो ग्लिम्स में क्या देखते हैं, देखो हम एक बार देख लेते हैं हमारा अप्रोच क्या था। मिडिल इनकम ट्रैप पढ़ लिया हमने, अब वे फॉरवर्ड पढ़ेंगे थोड़ा, उसके बाद से ये पढ़ लेंगे इन तीनों का। तो अब एक बार केयर इकोनॉमी भी देख लेते हैं, व्हाट वाज केयर इकोनॉमी। अब बताइए, आप बताइए केयर इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं। देखो दिस इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिकल पार्ट ऑफ द एंटायर इकोनॉमी इकोसिस्टम विच इज इन्वॉल्व विथ केयरिंग एंड वेलफेयर, जैसे चाइल्ड केयर, एल्डरली केयर, हेल्थ केयर, डोमेस्टिक वर्कर्स। दीज आर डूइंग व्हाट, दे आर प्रोवाइडिंग केयर। और ये कैसी जॉब है, दीज आर मोस्टली अनपेड जॉब है ना, कि घर में जैसे हमारी माँ थी, चलो मेरी माँ तो नहीं, जस्ट मेरी माँ इज ऑलरेडी एम्प्लॉयड, शी इज़ नॉट हाउस वाइफ, लेट्स से वी हैव मदर एट होम हु आर हाउस वाइफ्स, तो आर दे गेटिंग पेड? अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी था कि इनके इनकम को 30,000 मंथली इनकम के आधार पे मानना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट ये था कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी या फिर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आती है तो इनको निल मान के नहीं इनका पॉलिसीज़ देगी, इनको 30,000 इनका इनकम मान के ही इनको पॉलिसीज अलॉट करेगी, ठीक है। सो मोस्टली अनपेड होता है ये केयर इकोनॉमी एंड इट इज़ लार्जली एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीडीपी। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके घर में हमारी माँ, हमारी जो हाउस वाइफ्स हैं जो काम कर रही हैं, हु आर अनपेड और एकदम अनरिकॉग्नाइज्ड वे में काम कर रही हैं, अगर वो काम ना करें तो क्या द पर्सन फ्रॉम द हाउस हु इज गोइंग आउट टू अर्न विल बी एबल टू अर्न? वो जा पाएगा नहीं। तो क्या इनका कॉन्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी जीडीपी में नहीं है फॉर दिस पर्सन टू गो एंड अर्न, चाहे वो मजदूरी करे, चाहे वो ब्लू कॉलर जॉब करे, चाहे व्हाट काइंड ऑफ जॉब करे, उसको करने के लिए घर पे खाना जरूरी है, सोना जरूरी है, घर का मेंटेनेंस जरूरी है। हु इज डूइंग दिस? दिस केयर इकोनॉमी के जो पार्टिसिपेंट हैं वो कर रहे हैं एंड इट इज़ अनपेड। तो जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन भी इनका नहीं आ रहा है। और इनका मोटिव क्या होता है इस इकोनॉमी का? पूरा ऑब्जेक्टिव इज टू वेल बीइंग। और उसी तरफ मोनेटाइज में आ जाओ, मोनेटाइज में क्या है, प्रोडक्शन एंड इनकम। जैसे आप देख लो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, रिटेल सेक्टर में काम कर रहे हो, पेड वर्कर्स, ऑब्वियसली अनपेड में कोई ना काम करेगा। एंड देन इनका कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में इज ऑब्वियसली इंक्लूडेड। एंड देन इट लीड्स टू व्हाट, इकोनॉमिक ग्रोथ। इनका मोटिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इनका मोटिव क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट, वेल बीइंग। नॉट डेवलपमेंट तो नहीं बोलेंगे, डेवलपमेंट इज रॉन्ग कोटिंग, वेल बीइंग की तरफ। अब क्वेश्चन क्या था कि हाउ डू यू थिंक यू कैन बी, व्हाट आर द फैक्टर्स अवेलेबल, नहीं कहाँ गया, सॉरी,
मोनेटाइज इकोनॉमी थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट कैन, हाउ कैन केयर इकोनॉमी बी ब्रॉट इनटू मोनेटाइज्ड इकोनॉमी, इनको इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, बताओ कैसे। रिकॉग्नाइज करो अनपेड केयर वर्कर को, देखो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था ना, 30,000 का वेजेस को इनको मानना पड़ेगा कि इनका बेसिन की सारी भरण पोषण ऐसे ही होनी चाहिए। देन एक्सपैंड चाइल्ड केयर एंड अर्ली इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, अर्ली केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को। रिड्यूस अनपेड वर्क, कि मतलब अब जो हाउस वाइफ अपने बच्चों को घर पे ही देखती थी, अब हो सकता है कि वो अपने साथ वो काम भी कर सकती हैं, एंड देन सी कैन टेक दैट चाइल्ड टू क्रीश, क्रीश में रखेंगे अपने बच्चों को। वो अब देखो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज या इंटरनेशनल नेशनल कंपनीज में भी है क्रीश का फैसिलिटी, एंड दैट इज पेड। सो नाउ व्हाट, नाउ द चाइल्ड केयर इज इंटीग्रेटेड इनटू इकोनॉमी एंड इट इज पेड इकोनॉमी, नाउ इट इज मोनेटाइज्ड इकोनॉमी, एंड इट विल रिड्यूस व्हाट, अनपेड वर्क को, है ना। अगर मान लो लेट्स से मेरी माँ को बच्चों का ख्याल रखना बहुत अच्छे से आता है, तो मेरी माँ कैन ओपन अ क्रीश एंड दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। सो द मदर हु आर चाइल्ड बियरिंग मदर हु आर raising the child, or the parent father also can bring the child to the office and work, और पता होगा कि मेरा बच्चा यहाँ पे है, एंड द बच्चा जिसका केयर हो रहा है इज नॉट इन अनपेड सेक्टर, वो पेड सेक्टर में है। देन लेबर, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो को बढ़ाना होगा, बिकॉज लेट्स से इन अ इकोनॉमी 50% मेल एंड 50% फीमेल आर देयर एंड ओनली 50% मेल आर वर्किंग, तो 50% आर नॉट वर्किंग, तो तरक्की का तो 50% तो ऐसे ही हिंडर्ड है। तो वी नीड टू इंटीग्रेट देम into the economy. Then professional care service law through training, better work, strengthen social security, डोमेस्टिक केयर वर्कर को भी सोशल सिक्योरिटी दो, और सरकार इसके लिए स्कीम्स डिफरेंट लेके आई है। देर आर कौशल योजना, देर कौशल विकास योजना, देन देर आर इंश्योरेंस की स्कीम है, प्रधान अटल पेंशन स्कीम है, अलग अलग तरह के सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। सो दीज ऑल आर व्हाट, फॉर स्ट्रेंथनिंग द सोशल सिक्योरिटी ऑफ केयर इकोनॉमी, जो अनफॉर्मल एंड अनपेड इकोनॉमी बोल लो जिसको। देन वी कम टू द लास्ट पोर्शन, दैट इज नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन वर्सेस नीति आयोग। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। आ जाओ इसको भी पढ़ लेते। देखो अब ये क्वेश्चन कभी आ सकता है, कभी नहीं आएगा नीति आयोग को फिर से कंपेयर करो, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जब हम पॉलिसीज भी लिखेंगे तो लिखेंगे कि हाउ गवर्नमेंट हैज़ चेंज्ड इट, है ना। नीति आयोग वर्सेस प्लानिंग कमीशन। तो नीति आयोग का एस्टैब्लिशमेंट था 1 जनवरी 2015 को, एंड प्लानिंग कमीशन 1950s में बनी थी। ओके, तो इंडियाज प्रीमियर थिंक टैंक है नीति आयोग। ये पॉलिसी, प्रमोशन, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए है। अनलाइक प्लानिंग कमीशन, इसके पास कोई फंड एलोकेटिंग का पावर नहीं है, ओनली स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एडवाइस एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पॉलिसी एडवाइस है। तो व्हाट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल, इसको इनका कोर प्रिंसिपल क्या है, जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन, सिद्धांत, जिसको बोलते हैं मूल सिद्धांत क्या है, किस आधार पे ये काम करती हैं। तो इनका काम है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को मतलब स्टेट्स आपस में कोऑपरेट करें, सेंटर एंड स्टेट आपस में कोऑपरेट करें। देन कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हो, ये अलग अलग डेटा रिलीज करती है, देखो ये स्टेट तुमसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो दिस स्टेट इज नाउ इंस्पायर्ड टू वर्क मोर टू गेट दिस बेनिफिट्स, दिस स्टेट सीज दिस टू स्टेट्स एंड वर्क्स टू गेट राइप देयर डेमोग्राफिक डिविडेंड। एंड देन बॉटम्स अप प्लानिंग, प्लानिंग कमीशन का क्या अप्रोच था कि ऊपर प्लान हो रहा है एंड उसको स्टेट्स को बता दिया कि नहीं ऐसे ऐसे इंप्लीमेंट करना है। अब इट हैज़ चेंज, इट हैज़ गॉन फ्रॉम बॉटम अप, यानी कि अब ग्राम पंचायत लेवल से डिसीजन हो रहा है। दिस डिसीजन इज बीइंग सेंट टू डिस्ट्रिक्ट इज क्यूमुलेटिव ले रहा है ग्राम पंचायत से वेरियस डिस्ट्रिक्ट, इट इज बीइंग सेंट टू स्टेट्स आर टेकिंग अप फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट एंड पुटिंग देयर डिमांड अप टू द सेंटर, एंड द सेंटर इज देन व्हाट इज डूइंग द पॉलिसी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द वेरियस स्टेट्स। तो इससे क्या हो रहा है कि बॉटम्स अप अप्रोच है कि जो नीचे ग्रास रूट पे चाहिए उसकी पहले मांग जा रही है ऊपर, यानी कि ऊपर से आ रहा है कि तुमको ये करना है, जो प्लानिंग कमीशन पहले करती थी। एंड देन एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, वन साइज फिट्स ऑल को हटाओ यहाँ से, वन साइज फिट्स ऑल डज नॉट वर्क। फाइन, ये हो गया प्लानिंग का डॉक्ट्राइन ऑफ नीति आयोग, इसको लिख लो गाइडेंस या इसको डॉक्ट्राइन भी लिख सकते हो। डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है, सिद्धांत, सिद्धांत, ओके, सिद्धांत होता है, सिद्धांत बोलता है, सिद्धांत होता है शायद। एनीवे, नाउ प्लानिंग कमीशन वर्सेस नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन का नेचर क्या था, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन था, सेंट्रली ऑर्गेनाइज था। दिस इज द थिंक टैंक नीति आयोग। इनका प्लानिंग का अप्रोच क्या था, टॉप डाउन अप्रोच। इनका क्या था, बॉटम्स अप अप्रोच। रोल इनका क्या था,
फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान एंड एलोकेशन ऑफ फंड, ये इसका कोई रोल नहीं है, इसका पॉलिसी एडवाइस करती है गवर्नमेंट को कि ऐसे स्ट्रैटेजीज बनाओ, ये थिंक टैंक है ना। देन फाइनेंशियल पावर, एलोकेट फंड्स, नो फाइनेंशियल पावर है इनके पास फाइनेंशियल पावर था एलोकेट फंड करने का, इनके पास कोई ऐसा फाइनेंशियल पावर नहीं है। प्लानिंग इनका कैसा होता है कि 5 ईयर प्लान्स लेके आती थी, डिफरेंट डिफरेंट प्लान, जैसे पहले देखो हैरोडमर प्लान, महानिलोबिस प्लान, ये सब वेरियस प्लान्स पढ़े हमने। देन 15 ईयर विजन, एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, और इनका क्या होता है नीति आयोग का इस 15 ईयर विजन, 7 ईयर स्ट्रैटेजी एंड 3 ईयर एक्शन एजेंडा लेके आते हैं ये लोग, सो दैट ये हर छोटे छोटे टाइम पे मॉनिटरिंग होती रहे कि 3 साल करके क्या हुआ, 7 साल में क्या हुआ, 15 साल में क्या एम है। तो मिशन एम विजन इन लोगों का चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू हाउ द डेवलपमेंट इज हैपनिंग। अब इन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लेके आए होंगे। सो नीति फॉर स्टेट इज व्हाट, स्ट्रेंथनिंग द स्टेट कैपेसिटी थ्रू पॉलिसीज, हर स्टेट के लिए अपना अलग अलग पॉलिसीज़ का इन्होंने प्रपोजल रखते हैं कि इस स्टेट को ये डेवलपमेंट के लिए ये चाहिए, उस स्टेट को डेवलपमेंट के लिए वो चाहिए। देन लाइफ, दैट इज लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, यू सी आवर प्राइम मिनिस्टर हैव बीन प्रमोटिंग इट सो दैट सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल आ सके। सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल क्या की, एनवायरमेंट को भी हम सप्रेस नहीं करेंगे, उनके ग्रोथ का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ही है, राइट। देन शून्य इज व्हाट, इज डेवलपमेंट थ्रू जीरो एमिशन ऑफ लॉजिस्टिक क्लीन ट्रांसपोर्ट, जैसे आज हमने हाइड्रोजन ट्रेन किया, या फिर हम इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ डिफेंस जेट कॉरिडोर कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी इलेक्ट्रिफाइड था, बट इलेक्ट्रिफिकेशन जो कर रहे हैं इट इज़ व्हाट कि हम पोल्यूशन को कम करेंगे, बिकॉज द एम इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन नॉट हैपन विदाउट कंसिडरिंग ऑल द पैरामीटर्स। देन व्हाट, पब्लिकेशन ऑफ नेशनल इंडिसेस, क्या क्या इंडिसेस पब्लिश करती है नीति आयोग, SDG इंडिया इंडेक्स, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ इंडिया इंडेक्स, MPI दैट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंडिया के में, जिसमें 12 पैरामीटर्स होते हैं, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, देन SDGs का इंडेक्स, देयर आर वेरियस इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग, किस लिए, टू एनकरेज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। समझ गए नीति आयोग का। चैलेंजेस क्या है नीति आयोग के सामने कि भाई फाइनेंशियल पावर नहीं है, देखो जो प्रोज है वही कॉन्स भी है, जो कॉन्स है वही प्रोज बन जाता है, इसी तरीके से डेटा को रिसाइकिल करना बहुत ज़रूरी है। एडवाइजरी नेचर है इनका, तो नॉन बाइंडिंग है, तो भाई कुछ भी रिसर्च करके ला, कुछ भी सर आप बोलेगा अच्छा ठीक है सुन लिया, अब रखो इसको साइड में करते हैं। देन कोऑर्डिनेटिंग चैलेंज, हर स्टेट में सरकार अलग है, हर स्टेट का डिमांड अलग है, हर स्टेट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, तो इनको क्या मतलब मल्टी डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा इनको। देन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन गैप, कि वर्किंग कर रहे हैं उसको इवैल्यूएट करने का मैकेनिज्म नहीं बन पा रहा है, और इवैल्यूएट करना है तो डिफरेंट स्टेट्स आर जोग्राफिकली डिस्टिंक्ट इन डिमांड, उनको एक अलग डिमांड केटर करना पड़ेगा। सो व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन गैप है। देन सेंटर स्टेट ट्रस्ट डिफिसिट है दोनों के बीच में, तो जैसे मान लो वेरियस स्टेट्स हैव वेरियस ओन थिंग्स इन देयर सब्जेक्ट लिस्ट, मतलब स्टेट हैव देयर ओन सब्जेक्ट लिस्ट, देन उनके बाद देयर प्रायोरिटी लिस्ट सबकी अलग है, तो उनको भी डील करना पड़ेगा। एंड देन समटाइम्स व्हाट हैपन, जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें किसको सजेस्ट करें, सेंटर को सजेस्ट करें, स्टेट को सजेस्ट करें, कौन सुनेगा मेरी बात, कौन नहीं सुनेगा, किसको सजेशन दें। सो दिस ऑल बिकम्स व्हाट, ये ट्रस्ट डेफिसिट इनके लिए एक हिंड्रेंस पैटर्न बन जाता है, चैलेंज बन जाता है इनके लिए। दैट्स इट। हमने अब देखो इसके अकॉर्डिंग हमने सारा प्लानिंग कमीशन, मेजर इनिशिएटिव्स, क्रिटिसिज्म, वे फॉरवर्ड सब कुछ हो गया डन। अब इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं। सो आवर प्लानिंग एंड्स हियर एंड इन नेक्स्ट चैप्टर विल बी डूइंग रिसोर्स मोबिलाइजेशन, एक लेक्चर में ख़त्म करेंगे। रिसोर्स मोबिलाइजेशन के बाद विल गो टू इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड देन विल गो टू, जैसे जैसे हमारा सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मूव ऑन करेंगे, ठीक है। सिलेबस यहाँ नहीं है, मैं अगले में सिलेबस लगा दूंगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास, थैंक यू गाइस, come on, you can join this group here for PDF and for free lectures. Obviously you are on YouTube, if you are seeing this as a PDF तो आप इसको स्कैन करके YouTube चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। सब्सक्राइब एंड स्प्रेड द वर्ड। थैंक यू सो मच।